सुश्रुत के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का पार्ट नंबर 6 करेंगे अब। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्याधि वर्गीकरण क्या बोला है सुश्रुत जी ने। तो आध्यात्मिक व्याधियाँ, आदि भौतिक व्याधियाँ और आदि दैविक व्याधियाँ। ठीक है, तो आध्यात्मिक व्याधि में क्या होता है, आदिबल प्रवृत्त जो कि मातृ व पितरीकृत होती हैं, जैसे कि अर्श और कुष्ठ। जन्म बल प्रवृत्त आध्यात्मिक व्याधियाँ रसज व दोहृद उपचारकृत, जैसे कि वामन व पंगु। और दोष बल प्रवृत्त आध्यात्मिक व्याधियाँ कौन कौन सी होती हैं, शारीर और मानस। नेक्स्ट पॉइंट है कि आदि भौतिक व्याधियाँ। ठीक है, तो संघात बल प्रवृत्त जो होती हैं वो आदि भौतिक व्याधियाँ होती हैं, जैसे कि व्यालकृत व शस्त्रकृत। ठीक है, व्यालकृत और शस्त्रकृत जो व्याधि होती हैं वो संघात बल प्रवृत्त आदि भौतिक व्याधियाँ हैं। अब नेक्स्ट आती हैं आदि दैविक व्याधियाँ। ठीक है, तो तीन होती हैं, देव बल प्रवृत्त, काल बल प्रवृत्त और स्वभाव बल प्रवृत्त। ठीक है, तो देव बल प्रवृत्त कौन सी आदि दैविक व्याधियाँ होती हैं, शाप व विद्युतकृत यानी कि उपसर्गज व्याधियाँ। काल बल प्रवृत्त कौन सी होती है, व्यापन्न व अव्यापन्न ऋतुकृत। स्वभाव बल प्रवृत्त कौन सी होती हैं, कालकृत व अकालकृत, जरा व क्षुधा। नेक्स्ट है धातु प्रदोषज विकार। ठीक है, तो धातु प्रदोषज विकार में रसज, रक्तज, मांसज, मेद प्रदोषज, मज्जा, ठीक है, मेन इनकी आती हैं, और अर्बुद, अर्श और गलगंड इनकी आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रसज की करेंगे। धातु प्रदोषज विकार में रसज की करेंगे। तो रसज कौन कौन सी होती हैं, ज्वर, कार्श्य, पांडु व वलीपलित। ठीक है, ज्वर, कार्श्य, पांडु व वलीपलित कौन कौन सी होती हैं, रसज धातु प्रदोषज विकार होते हैं। रक्तज कौन कौन से होते हैं, इंद्रलुप्त, विद्रधि, अर्श व अर्बुद। ठीक है, तो इंद्रलुप्त, विद्रधि, अर्श व अर्बुद जो है वो रक्तज धातु प्रदोषज विकार हैं। नेक्स्ट आती है मांसज धातु प्रदोषज विकार कौन कौन से हैं, अर्बुद, अर्श, गलगंड, गंडमाला, उपजीविका और अधिजीविका। ठीक है, तो अर्बुद, अर्श, गलगंड, गंडमाला, उपजीविका, अधिजीविका ये जो है मांसज धातु प्रदोषज विकार है। नेक्स्ट है मेद प्रदोषज धातु प्रदोषज विकार कौन कौन से हैं, तो गलगंड, अर्बुद, मधुमेह और स्थौल्य। ठीक है, गलगंड हो गया, अर्बुद हो गया, मधुमेह हो गया और स्थौल्य ये मेद प्रदोषज विकार है। ठीक है, तो गलगंड हमने मांसज में भी पढ़ा। ठीक है, तो गलगंड मांसज में भी आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मज्जा प्रदोषज। ठीक है, तो मज्जा प्रदोषज में नेत्राभिषंद, तमः प्रवेश और पर्व स्थूलता। ठीक है, नेत्राभिषंद, तमः प्रवेश और पर्व स्थूलता जो है वो मज्जा प्रदोषज विकार है। ठीक है, तो अर्बुद जो है वो कहाँ होता है, रक्त, मांस व मेदो प्रदोषज विकार, तीनों विकारों में है। ठीक है, तो जो अर्बुद होता है वो रक्तज में, मांसज में और मेदज। ठीक है, रक्त, मांस, मेद में, इन तीनों जो धातु हैं रक्त, मांस, मेद में अर्बुद जो है वो अर्बुद प्रदोषज विकार होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अर्श। अर्श रक्त व मांस प्रदोषज दोनों विकारों में है। ठीक है, तो रक्त और मांस इन दोनों में कौन सा है, अर्श है, और अर्बुद रक्त, मांस और मेद में है। ठीक है, और गलगंड किस में है, मांस और मेदो प्रदोषज विकार। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि गलगंड जो मांस और मेद इन दोनों धातुओं में प्रदोषज विकार है। ठीक है, तो गलगंड कहाँ पे है, मांस व मेदो प्रदोषज विकार इन दोनों में है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मलायतनों में विकृति से त्वग दोषों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो मलायतनों में विकृति से त्वग दोषों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो किसकी विकृति से त्वग दोषों की उत्पत्ति होती है, तो मलायतनों की विकृति से। ठीक है, तो मलायतनों की विकृति से जो त्वग दोष होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीवन कर्म के प्रकार। ठीक है, तो सीवन कर्म के कितने प्रकार हैं, 4। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि सीवन कर्म के प्रकार कितने हैं। तो सीवन कर्म के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, सीने के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं सीवन कर्म के, 4 4 4 4 सीवन सीवन सीवन। ठीक है, तो सीवन कर्म के प्रकार 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बेलितक, गोफणिका, तुन सेवनी और ऋजुग्रंथि। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, बेलितक, गोफणिका, तुन सेवनी और ऋजुग्रंथि। बेलितक, गोफणिका, तुन सेवनी, ऋजुग्रंथि किसके 4 प्रकार हैं, सीवन कर्म के। ठीक है, तो सीवन कर्म के 4 प्रकार क्या हैं,
बेलितक, गोफणिका, तुन सेवनी और ऋजु ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीवन सूत्र हेतु द्रव्य, ठीक है। तो अश्मंतक, गिलोय, क्षण, क्षौम व घोड़े के बाल, ठीक है। तो अश्मंतक, गिलोय, क्षण, क्षौम व घोड़े के बाल जो है वो सीवन सूत्र हेतु द्रव्य हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सीवन के अयोग्य स्थितियां। सीवन के अयोग्य स्थितियां कौन कौन सी हैं? न क्षाराग्नि विरसेजुष्टा न च मारुतवाहिनः नान्तर्लोहित शल्याश्च तेषु सम्यक अविशोधनम, ठीक है। तो सीवन के अयोग्य स्थितियां क्या क्या हैं? न क्षाराग्नि विरसेजुष्टा न च मारुतवाहिनः नान्तर्लोहित शल्याश्च तेषु सम्यक अविशोधनम। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सूची के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। सूची के 3 भेद होते हैं, ठीक है। वृत्ता, त्रयस्रा और धनुर्वक्रा, ठीक है। तो वृत्ता का क्या होता है? अल्प मांस व संधि पर सीवनार्थ 2 अंगुली लंबी, ठीक है। वृत्ता क्या होती है? अल्प मांस व संधि पर सीवनार्थ सीने योग्य 2 अंगुल लंबी, ठीक है। और त्रयस्रा में क्या होता है कि मांसल स्थानों पर सीवनार्थ त्रिकोण व 3 अंगुल लंबी, ठीक है। तो त्रयस्रा में क्या होता है? मांसल स्थानों पर सीवनार्थ त्रिकोण व 3 अंगुली लंबी। नेक्स्ट है कि धनुर्वक्रा, ठीक है। मर्म, फलकोश व उदर पर सीवनार्थ मालती पुष्प वृंताग्र प्रमाण की, ठीक है। धनुर्वक्रा मर्म, फलकोश व उदर पर सीवनार्थ मालती पुष्प वृंताग्र प्रमाण की, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शल्य के भेद कितने होते हैं? 2। शल्य के भेद 2 हैं, कर्णी व सलक्षण और दूसरा कौन सा है? बद्ध व अनवबद्ध। कर्णी व सलक्षण, बद्ध व अनवबद्ध, ये शल्य के 2 भेद हैं। नेक्स्ट है शल्य की स्थिति ज्ञात करने हेतु परीक्षण, ठीक है। तो त्वकगत शल्य में क्या होना चाहिए? शल्य स्थल पर रखा हुआ घृत पिघल जाता है। त्वकगत शल्य में शल्य स्थल पर रखा हुआ घृत पिघल जाता है। नेक्स्ट है मांस व अस्थिगत में क्या है? पंचकर्म से पीड़ा होती है। मांस व अस्थिगत में पंचकर्म से पीड़ा होती है। और सीरा, धमनी व स्रोतोगत में क्या होना चाहिए? रथ में भ्रमण करने पर पीड़ा होती है, ठीक है। तो शल्य की स्थिति ज्ञान करने हेतु परीक्षण क्या करना चाहिए हमें? कि हमें ये पता करना चाहिए कि शल्य कहाँ पे है, शरीर में कहाँ पे है। तो उसका ज्ञान, उसका नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये क्या कर्म करना चाहिए कि वो शल्य जो कहाँ पे है। तो जो त्वचा में त्वकगत शल्य है, ठीक है, वह शल्य स्थल पर रखा हुआ घृत पिघल जाता है, ठीक है। तो मतलब कि घृत कैसे पिघलेगा? क्योंकि टेम्परेचर उसका रेज्ड होगा। दूसरा कि मांस व अस्थिगत में पंचकर्म से पीड़ा होती है, ठीक है। पंचकर्म करेंगे तो मांस और अस्थिगत गया होगा तो वहाँ पे उस स्थान पे पीड़ा होगी। और सीरा, धमनी व स्रोतोगत होगा तो रथ में भ्रमण करने पर, यानी कि गाड़ी वगैरह में, व्हीकल में ट्रैवल करेंगे, घोड़े पर ट्रैवल करेंगे तो उस पर भ्रमण करने पर पीड़ा होती है, जिस स्थान पे शल्य गया हो। कहाँ पे? सीरा, धमनी और स्रोतोगत में। नेक्स्ट पॉइंट है कि वृक्ष, बांस व तृण के शल्यों से रक्त व मांस में पाक हो जाता है, ठीक है। तो वृक्ष, बांस व तृण के शल्य किन किन शल्यों से रक्त व मांस में पाक हो जाता है? तो वृक्ष, बांस और तृण, इनके शल्यों से रक्त व मांस में पाक हो जाता है। स्वर्ण, रजत व ताम्र के शल्य शरीर में विलीन हो जाते हैं। किसके शल्य जो हैं वो शरीर में विलीन हो जाते हैं, मतलब शरीर में मिक्स हो जाते हैं? स्वर्ण के, रजत के और ताम्र के। सींग हो गया व अस्थि के शल्य शरीर में विलीन नहीं होते, ठीक है। तो किसके शल्य जो हैं शरीर में विलीन नहीं होते? सींग के व अस्थि के। सींग और अस्थि के जो शल्य होते हैं वो शरीर में विलीन नहीं होते। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि शल्यहरण हेतु मार्ग कितने होते हैं? 2। शल्यहरण हेतु मार्ग होते हैं 2, ठीक है। तो सबसे पहला है अनुलोमन और दूसरा है प्रतिलोम, ठीक है। तो अनुलोम शल्यहरण हेतु मार्ग 2 होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम, ठीक है। तो अनुलोम में क्या करना चाहिए? प्राचीन यानी कि दूरस्थ शल्य के निर्हरणार्थ, ठीक है। अनुलोम जो होता है वो जो प्राचीन यानी कि दूरस्थ शल्य हो उसको निकालने के लिए। और प्रतिलोम किस लिए होता है? अर्वाचीन यानी कि जो समीपस्थ शल्य है उसके निकालने के लिए। कुक्षी, वक्ष, कक्षा, वंक्षण व पक्षुकांतरक्त शल्यों का सदैव प्रतिलोम ही निर्हरण करें, ठीक है। तो हमेशा हमें प्रतिलोम किन शल्यों का निर्हरण करना चाहिए? कुक्षी, वक्ष, कक्षा, वंक्षण व परशुकांतर्गत शल्यों का,
ठीक है, कुक्षी, वक्ष, कक्षा, वंक्षण व परशुकांतर्गत शल्यों का हमेशा प्रतिलोम ही निर्हरण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालवर्ती का प्रयोग कब करें? शिरस्थ व्रण में करते हैं। ठीक है, बालवर्ती का प्रयोग जो है वो शिरस्थ व्रण में करते हैं। ठीक है, तो शिरस्थ व्रण में किसका प्रयोग करते हैं? बालवर्ती का। फिर केशोंडुक का प्रयोग किस में करते हैं? गलस्थ शल्य निर्हरणार्थ करते हैं। ठीक है, तो गलस्थ शल्य निर्हरणार्थ किसका प्रयोग करते हैं? केशोंडुक का। ठीक है, केशोंडुक का प्रयोग गलस्थ शल्य निर्हरणार्थ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जल में डूबने के पश्चात भस्म से भरे गड्ढे में गाड़ने पर वमन करवाने का निर्देश है। ठीक है, अगर कोई इंसान जल में डूबा है तो उसके बाद जो गड्ढा करके उसमें भस्म भर के उसमें गाड़ने से उसका वमन करवाना चाहिए। ठीक है, तो जल में डूबने के पश्चात जल में डूबने के पश्चात भस्म से भरे गड्ढे में गाड़ने एवं वमन करवाने का निर्देश है। ठीक है, तो भस्म से भरे गड्ढे में गाड़ने और उसके बाद वमन करवाने का निर्देश किसमें है? जब इंसान जल में डूब चुका हो उसके बाद। ठीक है, तो जल में डूबने के पश्चात जल में डूबने के पश्चात भस्म से भरे गड्ढे में गाड़ने एवं वमन करवाने का निर्देश है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंठ पीड़न में दोष प्रकोप कौन कौन से होते हैं? वात और कफ। ठीक है, जब कंठ में पीड़ा होती है तो वात और कफ का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, तो कंठ पीड़न की चिकित्सा का क्रम क्या है? अभ्यंग कराएं, स्वेदन कराएं और उसके बाद शिरोविरेचन व वात नाशक रसों का प्रयोग कराएं। ठीक है, तो कंठ पीड़न की चिकित्सा क्रम है सबसे पहले अभ्यंग, फिर उसके बाद स्वेदन, फिर उसके बाद शिरोविरेचन व वात नाशक रसों का प्रयोग। ठीक है, अभ्यंग, स्वेदन, शिरोविरेचन व वात नाशक रसों का प्रयोग कंठ पीड़न की चिकित्सा का क्रम है। नेक्स्ट है, विशल्यघ्न व निरुपद्रव शल्य को नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, तो किस शल्य को हमें नहीं निकालना चाहिए? विशल्यघ्न व निरुपद्रव को। ठीक है, विशल्यघ्न व निरुपद्रव शल्य को नहीं निकालना चाहिए। विशल्यघ्न व निरुपद्रव शल्य को नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कुष्ठ पंचकर्म गुणातीत होने पर असाध्य माना गया है। ठीक है, तो कुष्ठ कब असाध्य माना गया है? पंचकर्म गुणातीत होने पर। कुष्ठ जो है वो पंचकर्म गुणातीत होने पर असाध्य माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूढ़ गर्भ में गर्भकोश, अप्रासंग, मक्कल व योनि संवरण होने पर असाध्य माना गया है। ठीक है, मूढ़ गर्भ में अगर गर्भकोश, अप्रासंग, मक्कल व योनि संवरण होने पर असाध्य माना गया है। ठीक है, तो मूढ़ गर्भ को कब असाध्य मानते हैं? मूढ़ गर्भ को कब असाध्य मानते हैं? जब उसमें गर्भकोश, अप्रासंग, मक्कल व योनि संवरण हो। ठीक है, तो मूढ़ गर्भ में गर्भकोश, अप्रासंग, मक्कल व योनि संवरण होने पर असाध्य माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुश्रुत जी के अनुसार वैद्य को शूरवीर होना एवं परिचारक को बलवान व अश्रांत होना चाहिए। अश्रांत का मतलब होता है नहीं थकने वाला। ठीक है, जो परिचारक होता है वो अश्रांत होना चाहिए, यानी कि नहीं थकने वाला होना चाहिए। तो सुश्रुत जी के अनुसार वैद्य को शूरवीर होना चाहिए और जो परिचारक है उसको बलवान व अश्रांत यानी कि नहीं थकने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुण क्या क्या हैं? आज्ञा, दान, क्षमा, धीरज व अमानुष कर्म। ठीक है, तो राजा में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुण कौन कौन से हैं? आज्ञा, दान, क्षमा, धीरज व अमानुष कर्म। ठीक है, तो आज्ञा, दान, क्षमा, धीरज व अमानुष कर्म जो वो राजा में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुण हैं। कुछ प्रमुख अंगों के प्रमाण। ठीक है, तो कुछ प्रमुख अंग जो होते हैं हमारे शरीर में उसके प्रमाण बोल रहे हैं। तो शिशन का प्रमाण 4 अंगुल होता है। ठीक है, दृष्टि मंडल का प्रमाण कितना होता है? कृष्ण मंडल का 9वां भाग। ठीक है, जो हमारा जो दृष्टि मंडल है उसका क्या प्रमाण होता है? कृष्ण मंडल का 9वां भाग। और स्त्री श्रोणी का भाग कितना होता है? पुरुष के उरह प्रदेश के बराबर। जो स्त्रियों की श्रोणी होती है उसका प्रमाण होता है पुरुष के उरह प्रमाण के बराबर। स्त्री उरह का प्रमाण जो होता है वो 18 अंगुल प्रमाण की और पुरुष की कटी के प्रमाण के बराबर होती है। ठीक है, जो स्त्रियों का उरह प्रदेश होता है वो 18 अंगुल प्रमाण की होती है और पुरुष की कटी के प्रमाण के बराबर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है योनि का प्रमाण कितना होता है? 12 अंगुल। योनि का प्रमाण होता है 12 अंगुल। योनि का प्रमाण होता है 12 अंगुल।
नेक्स्ट पॉइंट है कि वृद्ध व बालक में निषिद्ध कर्म क्या है? अग्नि, क्षार व विरेचन। वृद्ध व बालक में निषिद्ध कर्म है अग्नि, क्षार व विरेचन। वृद्ध और बालक में निषिद्ध कर्म है अग्नि, क्षार व विरेचन। नेक्स्ट पॉइंट है कि आनूप देश में प्रायः वात, कफज एवं जांगल देश में प्रायः वात, पित्तज रोग होते हैं। ठीक है, तो आनूप देश में प्रायः कौन से रोग होते हैं? वात, कफज रोग होते हैं। और जांगल देश में प्रायः कौन से रोग होते हैं? वात, पित्तज। ठीक है, तो प्रायः वात, कफज रोग जो हैं वो आनूप देश में होते हैं और प्रायः वात, पित्तज रोग जो हैं वो जांगल देश में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डल्हन के मतानुसार एक औषध देने के पश्चात कम से कम 7 दिन तक परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो डल्हन जी क्या बोलते हैं कि जब हमने कोई एक औषध दे दी तो उसके पश्चात हमें कम से कम 7 दिनों तक परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो डल्हन जी के मतलब कहने का मतलब क्या कि हमने कोई आयुर्वेदिक दवाई दी, ठीक है, तो वो 7 दिनों में अपना असर दिखाना शुरू करेगी। ठीक है, तो 7 दिनों तक कम से कम बोला है, कम से कम, मैक्सिमम नहीं बोला है, कम से कम 7 दिन। ठीक है, तो वो हो सकता है 10 दिन 7 दिन से ज़्यादा पर टाइम लगाए, ठीक है, अपना असर दिखाने में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि धारण द्रव्य क्या है? चिरबिल्व, दंती, कपोतविष्ठा व क्षार आदि। ठीक है, धारण द्रव्य हैं चिरबिल्व, दंती, कपोतविष्ठा व क्षार आदि। पाचन द्रव्य हैं शण, मूली, अतसी और सहीजन। पाचन द्रव्य कौन से हैं? शण हो गया, मूली हो गया, अतसी हो गया और सहीजन हो गया। पीड़न द्रव्य कौन कौन से हैं? पीड़न द्रव्य हैं पिच्छल द्रव्य और जौ, गेहूं का आटा। शोधन द्रव्य कौन से हैं? आरग व दादी गण के द्रव्य जो होते हैं वो शोधन द्रव्य होते हैं। आरग व दादी गण जो होते हैं वो शोधन द्रव्य हैं। रोपण द्रव्य कौन से हैं? रोपण द्रव्य हैं काकोल्यादि गण के। काकोल्यादि गण के रोपण द्रव्य होते हैं। धूपन द्रव्य कौन से हैं? सालसर आदि गण के। सालसर आदि गण के जो द्रव्य होते हैं वो धूपन द्रव्य होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आया महाभूतानुसार भूमि। ठीक है, महाभूतानुसार भूमि कैसी कैसी होती है? तो पृथ्वी महाभूत प्रधान जो भूमि होती है वो कृष्ण मृत्तिका वर्णी भूमि होती है। ठीक है, तो कृष्ण मृत्तिका वर्णी भूमि जो होती है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान होती है। जल महाभूत प्रधान भूमि कैसी होती है? श्वेत वर्णी भूमि। जो सफ़ेद या श्वेत वर्ण की भूमि होगी वह जल महाभूत प्रधान भूमि होगी। अग्नि महाभूत प्रधान भूमि कैसी होगी? नाना वर्ण की। ठीक है, अनेक अनेक प्रकार के वर्णों की, जो अलग अलग वर्णों की जो भूमि होगी वो अग्नि महाभूत प्रधान होगी। ठीक है, और वायु महाभूत प्रधान भूमि कैसे रंग की होगी? राख व गधे के समान वर्णी होगी। ठीक है, राख व यानी ग्रे कलर जैसी होती है ना। ठीक है, तो राख व गधे के समान वर्ण की वायु प्रधान भूमि होती है। नेक्स्ट है आकाश महाभूत प्रधान भूमि का रंग कैसा होता है? सारहीन वृक्षों से युक्त समतल व मृदु भूमि। ठीक है, सारहीन वृक्षों से युक्त समतल व मृदु भूमि जो है वो आकाश महाभूत प्रधान होती है। ठीक है, तो आकाश महाभूत प्रधान भूमि कौन सी होती है? सारहीन वृक्षों से युक्त होती है और समतल व मृदु भूमि होती है। और श्रेष्ठ भूमि कैसे होती है? रक्त, श्वेत व कृष्ण वर्णी। ठीक है, तो जिस भूमि का वर्ण रक्त वर्ण होता है, श्वेत होता है, वह कृष्ण वर्णी होता है, वह भूमि श्रेष्ठ होती है। ठीक है, तो श्वेत वर्णी किस में मिली हमें? श्वेत वर्णी हमने कहा किस में पढ़ी? जल वाले में पढ़ी। ठीक है, जल महाभूत प्रधानता में। कृष्ण वर्णी हमने किस में पढ़ी? पृथ्वी महाभूत प्रधानता में पढ़ी। ठीक है, और रक्तवर्णी किस में पढ़ी? रक्तवर्णी नहीं पढ़ी हमने। रक्तवर्णी जो है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में से किसी में भी रक्तवर्णी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो श्वेत वर्णी जल में होती है और कृष्ण वर्णी पृथ्वी में महाभूत की वजह से होती है और रक्तवर्णी। तो श्रेष्ठ भूमि में 3 मुख्य गुण होते हैं। रक्तवर्णी होती है, श्वेत वर्णी होती है और कृष्ण वर्णी होती है। ठीक है, श्वेत, रक्त और कृष्ण वर्णी भूमि जो होती है वो श्रेष्ठ भूमि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सदैव क्षीर युक्त व आर्द्र औषध ही लेनी चाहिए। अभाव में 1 वर्ष पुरानी तक औषध ग्रहण की जा सकती है। ठीक है, तो बोला कि हमेशा क्षीर युक्त व आर्द्र औषध ही हमें प्रयोग करने चाहिए और जब इसका अभाव हो तो 1 वर्ष पुरानी तक औषध को हम ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पशुओं के रक्त, रोम व नख युवावस्था में एवं मल, मूत्र व दुग्ध आहार अजीर्ण होने पर ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो पशुओं के रक्त, रोम व नख युवावस्था में एवं मल, मूत्र व दुग्ध आहार जीर्ण होने पर ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्पल आदि गण में कमल के भेदों के अतिरिक्त मधुयष्टि का वर्णन है। उत्पल आदि गण में कमल के भेदों के अतिरिक्त मधुयष्टि का वर्णन है। ठीक है, तो उत्पल आदि गण में कमल के भेदों के अतिरिक्त मधुयष्टि का वर्णन है।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आया कि आम्लक के आदि गण में विभितक का वर्णन है। ठीक है, जो आम्लक के आदि गण है उनमें किसका वर्णन है? विभितक का। ठीक है, तो विभितक का वर्णन कहाँ पे है? सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। आम्लक के आदि गण जो है उनमें विभितक का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो विभितक का वर्णन कहाँ नहीं है? आम्लक के आदि गण में। ठीक है, विभितक का वर्णन आम्लक के आदि गण में नहीं है। ठीक है, अब गलती करें तो भी याद रहेगा भी कि हमें याद रहेगा। ठीक है, गलत बोल दिया ना मैंने, तो अब याद रहेगा कि आम्लक के आदि गण में जो है विभितक का वर्णन नहीं है। अब ये पॉइंट तो भाई नहीं भूलेगा शॉर्ट कि विभितक का वर्णन कहाँ पे नहीं है? आम्लक के आदि गण में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि त्रपवादी गण जो है वो, ठीक है, धातुगण है। ठीक है, जो त्रपवादी गण है वह धातुगण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उष्क आदि गण में सैंधव, शैलजतु, काशीस, हिंगू व तुत का वर्णन है। ठीक है, तो उष्क आदि गण में किस किस का वर्णन है? सैंधव का वर्णन, सैंधव का, शैलजतु का, काशीस का, हिंगू का और तुत का। ठीक है, तो सैंधव, शैलजतु, काशीस, हिंगू और तुत का वर्णन जो है वो उष्क आदि गण में है। नेक्स्ट है सुश्रुत के अनुसार पूतिक व आर्गवद के विरेचनार्थ पत्र प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत के अनुसार पूतिक व आर्गवद के विरेचनार्थ पत्र का प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत ने क्या बोला हुआ है? सुश्रुत जी के अनुसार जो पूतिक व आर्गवद के जो विरेचनार्थ पत्र का प्रयोग लेते हैं। ठीक है, हमें विरेचन करवाना हो तो उसके लिए किसके पत्र का प्रयोग करेंगे हम? सुश्रुत जी के अनुसार पूतिक व आर्गवद के पत्रों का। किसमें? विरेचन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि उभय तो भाघर द्रव्य। ठीक है, उभय तो भाघर द्रव्य कौन कौन से हैं? कोशातकी, सप्तला, शंखिनी, देवदाली और कारवेल्लक। ठीक है, तो उभय तो भाघर द्रव्य जो हैं वो कोशातकी, सप्तला, शंखिनी, देवदाली और कारवेल्लक। ठीक है, उभय तो भाघर द्रव्य हैं कोशातकी, सप्तला, शंखिनी, देवदाली और कारवेल्लक। चलो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ। इसको आप 1-2 बार सुनिए ऑडियो को आंखें बंद करके। ठीक है, हेडफोन्स लगा के या ईयरबड्स लगा करके, आंखें बंद कर करके। ठीक है, सुबह शाम आराम से सुनिए, कहीं आप काम करते भी सुन सकते हैं इस ऑडियो को। ठीक है, और आंखें बंद करके, अगर बेड पे बैठे हैं, पढ़ने का मन नहीं करे, आंखें बंद करिए और सुनिए। ठीक है, 1-2 बार सुन बैठे हैं तो 1.25x या 1.5 गुना यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, उस स्पीड पे सुनिए। ठीक है, स्पीड इंक्रीज़ करके सुन लीजिए। अगर कहीं पे लगता है कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो यू कैन, देयर इज़ अ ऑप्शन। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन है, स्लो का ऑप्शन भी है यूट्यूब पे, तो आप स्लो भी कर सकते हैं ऑडियो को। मैंने सिर्फ ऑडियो डाली है। ऑडियो डालने का मेरा सिर्फ ये मकसद है, मैं वीडियो भी डाल सकता था। ऑडियो डालने का सिर्फ ये मकसद है, मेरा सिर्फ ये मकसद है ऑडियो डालने का कि हम जो आंखें बंद करके सिर्फ सुनने पे ध्यान दें। ठीक है, सिर्फ अपनी जो सुनने की शक्ति है, जो हमारी श्रोत इंद्रियाँ हैं, ठीक है, सिर्फ उसी पे ध्यान दिया जाए और उसी पे फोकस किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि हम ज़्यादातर जो है पूरे दिन में चीज़ें जो देखते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम रात को सोते तो हमारे कान खुले रहते हैं। ठीक है, आंखें बंद हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो हमारी सुनने की जो एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जो चीज़ हम सुनेंगे वो हमें सबसे ज़्यादा याद रहेगी। ठीक है, देखी हुई चीज़, विजुअल चीज़ें भी याद रहती है, मैं वो वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सुनने की शक्ति हमारी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्मरण शक्ति जो होती है, एक बार सुन के जो है चीज़ को याद रखने की शक्ति जो है इंसान की बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑडियो को सुने, ठीक है, बार बार सुने, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।